हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आर के सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआर एजुकेशन में आप लोगों का फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हमने लिया है 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 से, और जिसका नाम है अपवाह तंत्र, यानी कि भारत का अपवाह तंत्र। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर वो अपना जल विसर्जित करती है, और ये इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को क्लियर कराया जाएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अपवाह किसे कहते हैं। तो देखिए, अपवाह किसे कहते हैं, यानी कि जब नदियों का जल एक निश्चित जल मार्ग से होकर बहता है तो उसे अपवाह कहते हैं। यानी कि किसी भी नदी का जल मार्ग यानी कि एक निश्चित मार्ग से होकर बहता है तो उसे अपवाह कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों का तंत्र होता है, जो सतह के जल को एकत्र कर उसे दिशा प्रदान करता है। यानी कि इसमें मुख्य नदी होती है और उसकी जितनी भी सहायक नदियां होती हैं उन सभी का जल को एकत्र करके एक सीधी मार्ग में या जैसे भी हो एक मार्ग में यानी कि उसको दिशा प्रदान करती है, तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। अब देखिए, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, यानी कि कोई नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। यानी कि कोई नदी है और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं और वो सभी मिलाकर जिस क्षेत्र में माने जितनी क्षेत्र को वो कैप्चर करते हैं, यानी कि जितनी क्षेत्र से वो जल इकट्ठा करती है, तो उसे अपवाह द्रोणी का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम जल ग्रहण, यानी कि कैचमेंट एरिया। जब कोई नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है तो उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कोई नदी है और किसी क्षेत्र से जब जल बहा करके लाती है तो उसका कैचमेंट एरिया होता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि एक शब्द आता है जल विभाजक। तो जल विभाजक जब किसे कहते हैं, यानी कि जब कोई नदी बह रही होती है, यानी कि अपने मार्ग में बह रही होती है और बीच में कोई ऊंचा स्थान यानी कि उसको वितरण बांटने वाला कोई स्थान आ जाता है, ऊंचा स्थान कोई आ जाता है और वो नदी का जल जो है विभाजित हो जाता है, तो उसे ही हम लोग जल विभाजक का नाम देते हैं। तो वो हुआ जल विभाजक। अब हम लोग देखते हैं कि नदियों के विभिन्न प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न। यानी कि आप लोग को बहुत बार मिला होगा कि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप किस नदी का है, तो जालीनुमा अपवाह का प्रतिरूप किसका है, तो आयताकार प्रतिरूप, यानी कि इन सब के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अपवाह प्रतिरूप यानी कि ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वृक्षाकार, यानी कि इसी को ही ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप यानी कि डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो जब नदियां ढाल का अनुसरण करती है, देखिए नदियां दो प्रकार की होती है, एक ढाल के अनुरूप बहती है और एक ढाल के विपरीत बहती है, यानी कि उसका ढाल से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब नदियां ढाल का अनुसरण करती है यानी कि जिस ओर ढाल होता है उसी ओर बहती है, तो मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा वृक्ष के समान प्रतिरूप का निर्माण हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिल करके एक वृक्ष के समान बना देती है। जैसे ये मान लीजिए मुख्य नदी बह रही है और इसकी ये सहायक नदियां हैं। अब देखिए इस प्रकार से ये क्या होता है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, तो इस प्रकार से लगेगा कि इनकी आकृति दूर से देखने पर लगेगा कि ये वृक्ष के समान है, तो उसे ही वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग जालीनुमा यानी कि ट्रेलिज ड्रेनेज पैटर्न। तो इसमें जाली को तो हम लोग समझते हैं कि जाली, देखते हैं कि जाली कैसा होता है कि इस प्रकार से होता है। तो इसे अगर इस प्रकार का कोई प्रतिरूप होता है तो उसे हम लोग जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। अब देखिए, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती है तो उसे ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि दो ठो नदी है, एक ये दोनों मुख्य नदी है और जब इनकी सहायक नदियां आकर मिल जाती है, मान लीजिए ये कोई कटक है,
ठीक है, कोई ऊंचा स्थान है और ये दो नदियां जो है घाटी से होकर के बहती है और यहाँ से फिर ये नदियां आकर के इसमें सहायक नदियां हैं, अगर इस प्रकार का मिल जाती है तो एक जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से ये हुआ जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। अब देखते हैं आयताकार प्रतिरूप यानी कि रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब देखते हैं कि जब सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है, तो यानी कि ये भी उसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि मिलती है, तो इसे बने प्रतिरूप को आयताकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे विंध्य एवं पलामू की पहाड़ियों में इस प्रकार का प्रतिरूप प्रायः देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम लोग, और ये अपवाह प्रतिरूप यानी कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जब किसी केंद्रीय शिखर से नदियां सभी दिशाओं की ओर बहती है तो उसे हम लोग रेडियल यानी कि अरीय अपवाह प्रतिरूप यानी कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ये उच्च स्थान हुआ और यहाँ से नदियाँ जो हैं चारों ओर बहती हैं, कोई नदी इधर गई, कोई नदी इधर गई, कोई नदी इधर गई और कोई नदी इधर गई, तो इसी प्रकार के प्रतिरूप को रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है, यानी कि ये उच्च भाग से नदियाँ निकलती हैं। अब देख लेते हैं कुछ उदाहरण को, देख जैसे अमरकंटक से सोन, नर्मदा और महानदी निकल करके इस प्रकार के प्रतिरूप को बनाती है। अब देखिए वलयाकार अपवाह प्रतिरूप यानी कि एनुअल ड्रेनेज पैटर्न, जब कोई नदी किसी उच्च स्थान से नीचे की ओर आने के क्रम में, यानी कि कोई नदी है और ये उच्च स्थान से निकल रही है, कोई पहाड़ी से निकल रही है या पहाड़ से निकल रही है, और वहाँ से निकलने के क्रम में ये क्या करती है कि वो पहाड़ी के चारों ओर घूमकर यानी कि चारों ओर चक्कर लगाकर नीचे उतरती है, तो इस प्रकार के प्रतिरूप जो बनता है तो उसे हम लोग वलयाकार अपवाह प्रतिरूप यानी एनुअल ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न, जब नदियां सभी दिशाओं से आकर किसी झील या गर्त में आकर अपना जल विसर्जित करती हैं तो इस प्रकार की नदियां कि अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी कि जब चारों दिशाओं से या अनेक दिशाओं से नदियां आकर किसी झील में या किसी गर्त में अपना जल को विसर्जित करती है तो इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं अगला है समांतर अपवाह प्रतिरूप, यानी कि समानांतर अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। इसमें नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती है, जैसे पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में देखते हैं हम लोग पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां जो निकलती है जैसे नर्मदा, ताप्ती हुई, ये क्या करती हैं एक दूसरे के समानांतर बहती हुई, यानी कि समानांतर मतलब एक दूसरे के सामने, विपरीत नहीं कहेंगे इसको, एक दूसरे के समानांतर बहती हुई ये अरब सागर में गिरती है। तो ये किस प्रकार का प्रतिरूप का निर्माण करती है, समानांतर अपवाह प्रतिरूप का। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। दोस्तों क्या होता है कि कई बार बुक में अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप को एक ही में मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। तो इसीलिए इस वीडियो के बाद, आज के बाद आपको अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोगों ने अपवाह प्रतिरूप को देखा, अब हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। तो अब देखिए अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, धरातलीय सतह की प्रकृति, ढाल एवं भूमि की संरचना के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है क्रमवर्ती अपवाह तंत्र और दूसरा है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रमवर्ती अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि जो नदी ढाल के अनुरूप बहती है, यानी कि जो नदी ढाल के अनुरूप बहती है, यानी कि जिस ओर ढाल होता है तो उस ओर अपना जल को लेकर के जाती है, तो उसे क्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। अब देखिए इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनुवर्ती नदियां, यानी कि इस आधार पर भी नदियों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, अनुवर्ती नदियां यानी कि कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, यानी कि वे नदियां जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती हुई बहती है, जैसे यानी कि वह नदी जो ढाल का अनुसरण करती हुई बहती है
जिस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है ये अनुवर्ती नदी का ही उदाहरण प्रस्तुत करती है। फिर वही दूसरी वह परवर्ती नदियां, यानी कि मुख्य नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदियां कहलाती है। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा कि क्रमवर्तीय प्रवाह तंत्र जो है इस आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक अनुवर्ती नदियां और एक परवर्ती नदियां, यानी कि सामान्य ढाल का अनुसरण करती है जिस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, और दूसरी है परवर्ती नदियां, यानी कि ये समकोण पर अपने मुख्य नदी से जाकर के मिल जाती हैं। अब देखिए जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, सोन इत्यादि नदियां जो हैं गंगा से समकोण पर मिलती है, तो ये क्या है, परवर्ती नदियों का ही एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अक्रमवर्ती प्रवाह तंत्र, यानी कि इन सीक्वेंस सिस्टम, यानी कि इसमें उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो ढाल का अनुसरण नहीं करती है। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वह नदियां जो कि ढाल का अनुसरण करती हैं, यानी कि जिस ओर ढाल, भूमि का ढाल होगा उसी ओर अपना जल को ले जाती है, लेकिन ये उस प्रकार की नदियां हैं जो इनको ढाल से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, और भूमि संरचना का प्रतिकूल प्रवाहित होती है। इसे निम्न भागों में बांटा गया। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक वर्ती नदियां कहते हैं, यानी कि जब नदियों के मार्ग में कोई उत्थित भूभाग आ जाता है जिसे वे काट करके पुराने मार्ग को बरकरार रखते हैं, उसे पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। यानी कि नदी बह रही है और उसके मार्ग में कोई भाग उठ जाता है, ठीक है, आंतरिक हलचल के कारण, तो वो उससे विचलित नहीं होती है, क्या करती है कि उसको काट देती है, और काट देने के बाद वो गॉर्ज एवं कैनियन का निर्माण भी करती है, और वो उस काट करके उसे आगे की ओर बढ़ती हैं, तो उस प्रकार की नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीस्ता, अलकनंदा, भागीरथी, इस प्रकार की नदियां जो है पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। फिर है पूर्वरोपित, यानी कि अर्ध अध्यारोपित नदियां, यानी कि सुपर इम्पोज रिवर। जब कोई नदी पहले विस्तृत अपवाह क्षेत्र से बहती थी, लेकिन जब उसके जल में कमी हो जाने से वह संकुचित होकर पतली या छोटी अपवाह क्षेत्र से बहने लगती है, तो उसे अध्यारोपित नदी कहते हैं। जैसे स्वर्ण रेखा है, चंबल है, सोन है, बनास है। यानी कि आप लोग देखिएगा सोन नदी का, तो आप लोग जाइएगा देखे होंगे कि सोन नदी पहले क्या है कि उसका प्रवाह क्षेत्र जो है काफी बड़ा है, लेकिन जब उसका जल में कमी आ जाती है तो वो पतले और सकरे मार्ग से बहने लगती है, यानी कि उसे इस प्रकार की नदी को ही अध्यारोपित नदी कहा जाता है। तो देखिए स्वर्णरेखा, चंबल, सोन, बनास, ये इस प्रकार के उदाहरण। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नदियों का सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि नदियों के प्रतिरूप और तंत्र को भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि भारत की नदियों को अध्ययन करेंगे हम लोग। तो देखिए भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां, यानी कि वो इसमें उन नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि हिमालय से निकलती हैं, और दूसरा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यानी कि वो उन नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे में कि जिसमें कि प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां निकलती हैं। तो अब हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी कई भागों में बांट कर देखेंगे। जैसे गंगा, इसमें भी कई तंत्र हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मुख्य रूप से उसको भी दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और उस नदी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और उस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के बाद आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो उसको वीडियो को देखना ना भूलिएगा। चलिए ठीक है, ओके बाय।